हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था वो कर रहे थे। तो हम लोग एक वीडियो में 30 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि ऑब्जेक्टिव था। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम जो भी समझाने वाले अगर ये आपके दिमाग में रह गया और इसी टाइप का और यही सब क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, यही तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है तो अगर आपके दिमाग में आंसर याद है, मतलब अगर हिंदी में भी याद है, तो आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके तो लिख ही सकते हैं। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझा सके। और आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है। आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बस कंसंट्रेट होकर आप देखिए वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा पहला जो है रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्या है कि एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 6 दूनी 12 मार्क्स का हो जाएगा। तो जो हमारा पैसेज दिया हुआ है वो है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, मतलब कि बुक पढ़ने का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप। बोल रहा है कि रीडिंग बुक्स जो है, बुक पढ़ना एक ऐसा बेनिफिशियल हैबिट है, इतना बेनिफिट करने वाला हैबिट है, वन कैन डेवलप, जो हर कोई डेवलप कर सकता है। इट एक्सपेंड्स नॉलेज, ये क्या करता है, बुक पढ़ने से क्या होता है, ये हमारा नॉलेज को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। इम्प्रूव्स वोकेबलरी, और वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। एंड इन्हेंसेस कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। कंसंट्रेशन मतलब आपका ध्यान जो है उसको बढ़ाता है। जैसे कि अभी क्या है, अभी शॉर्ट्स वीडियो देख देख के हम लोगों का कंसंट्रेशन पावर कम हो गया। अभी हम पढ़ने बैठते तो आधा घंटा के बाद पढ़ने का मन नहीं करने लगता, या 15 मिनट के बाद नहीं करने का मन करता है। लेकिन अगर बुक पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। When we read, जब हम लोग पढ़ते हैं, we expose ourselves to new ideas। जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हम लोग खुद को नए आइडियाज़ के लिए एक्सपोज करते हैं। हम लोग को नया आइडियाज़ पता चलता है, कल्चर्स के बारे में पता चलता है, नया नया दृष्टिकोण पता चलता है, पर्सपेक्टिव। बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब बुक जो है हमको दूसरी दुनिया में ले जाता है। टीचर्स वैल्यूबल लेसन्स, हमको अच्छा अच्छा लेसन्स बताता है। एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, और मदद करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आपको पैसेज को ध्यान से सुनना है ताकि आप आंसर जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज को जस्ट स्किप नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। बोल रहा है कि इंक्रीजिंग जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स इमेजिनेशन। रीडिंग से हमारा इमेजिनेशन इम्प्रूव होता है और क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होता है। इमेजिनेशन का मतलब कि हम लोग का सोचने समझने का क्षमता बढ़ता है, और क्रिएटिविटी मतलब हम लोग अपने तरीके से कुछ नया नया क्रिएट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। इट कैन बी अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये स्ट्रेस को रिलीव भी करता है, कम भी करता है। ऑफरिंग एन escape फ्रॉम द डेली प्रेशर ऑफ लाइफ, और ये एक ऑफर प्रदान करता है कि जैसे जो भी डेली लाइफ का प्रेशर है उससे हम लोग थोड़ा भाग सकें। मतलब बुक अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा हमको टाइम मिलेगा अपने साथ स्पेंड करने का, तो जो डेली का प्रेशर है उससे वो थोड़ा हमारा कम हो सकता है। इन टूडेज डिजिटल एज वेयर पीपल ऑफन प्रीफर स्क्रीन टाइमिंग, रीडिंग अ गुड बुक अलाउज फॉर अ डीपर मोर फोकस्ड एक्सपीरियंस। बोल रहा है कि आज के डिजिटल एज में जहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम को प्रीफर करते हैं, मतलब फ़ोन पे अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं। रीडिंग अ बुक अलाउज फॉर अ डीपर मोर फोकस्ड एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे अगर हम लोग बुक पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग का फोकस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, मतलब फोकस को एक्सपीरियंस करेंगे, डीप फोकस को। वेदर इट इज़ फिक्सन और नॉन फिक्सन, फिक्सन का मतलब होता है जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है वैसा बुक, और नॉन फिक्सन जो हमको रियलिटी के बारे बताता है। तो ये दोनों बुक कोई भी पढ़ सकते हैं। रीडिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स। रीडिंग बुक एक ऐसा एक्टिविटी है जो हमको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट ऑफर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़े तो केवल आज ही बेनिफिट होगा, आज तो बहुत कुछ सीखे ही, नेक्स्ट ये जब भी हम लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे तो हम लोग का बहुत हेल्प मिल जाता है, बुक पढ़ने से बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। अब जो हम लोग पैराग्राफ पढ़े उसका मेन आइडिया क्या है, तो मेन आइडिया में हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पता चला,
बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ओनली, क्या बुक पढ़ के हमको केवल इंटरटेनमेंट मिलता है, क्या केवल हम लोग मनोरंजन करते हैं? नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पीपल शुड स्टॉप यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ रहे हैं तो डिजिटल डिवाइस को स्टॉप कर देना यूज करना। आज के ज़माने में हम डिजिटल डिवाइस को स्टॉप कर ही नहीं सकते हैं। रीडिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो और भी गलत है, वेस्ट ऑफ टाइम हो ही नहीं सकता रीडिंग। तो हमारा ऑप्शन बच गया ए ही सही है हमारा। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट, रीडिंग बुक्स क्या करता है? इम्प्रूव करता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को और ऑफर करता है वेरियस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट को ऑफर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकेबलरी, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे रीडिंग जो है वोकेबलरी को अफेक्ट करता है? तो ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है वोकेबलरी, हमारा जो वोकेबलरी उसको इम्प्रूव करता है, जो भी वर्ड है शब्दकोश से तो उसको इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन द पैसेज, बोल रहा है कि रीडिंग हमको किस चीज़ को समझने में मदद करता है, जैसा कि पैसेज में मेंशन किया गया है। तो रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो भी जटिल कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने के लिए रीडिंग हमारा बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग मेंशन्ड इन द पैसेज, एक बेनिफिट आपको बताना। पैसेज में बहुत सारा बेनिफिट बताया गया लेकिन आपको बस एक बेनिफिट बताना। तो रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबलरी, इससे हमारा क्या होता है? वोकेबलरी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए हम लोग तो पैसेज पढ़ लिए, अब पैसेज जहाँ पे आपको दिखेगा रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, ऐसा लाइन जहाँ पे दिखेगा उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको यहाँ लिख देना है, उससे ये लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप, ये हमारा फर्स्ट ही लाइन में था। देखिएगा रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट आपको फर्स्ट ही लाइन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, इधर देखिए रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स, यहाँ तक दिया हुआ तो अब कंप्लीट करना। तो जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक आपको लिख देना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, जहाँ तक फुल स्टॉप रहेगा वहाँ तक आपको लिख के कंप्लीट कर देना। आपका इसी पैटर्न में एग्जाम में आएगा तो आपको बस ऐसे ही करना है, अच्छे से बस पैसेज पढ़ना है और पैसेज का क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसी से आप नंबर बढ़ा सकते हैं। इन टूडेज डिजिटल एज, आज के डिजिटल एज में क्या होता है? लोग स्क्रीन टाइम को प्रेफर करते हैं, तो ये वाला भी था पैसेज में। नेक्स्ट है अब देखिए जो हमारे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से सेंटेंस बनाने बोल रहा है, नॉन फिक्शन और इंटेलेक्चुअल। तो अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो आप पैसेज देखिएगा और पैसेज में जहाँ पे नॉन फिक्शन होगा उसको उतार सकते हैं, और जहाँ पे जैसे कि देखिए क्या था, नॉन फिक्शन था और इंटेलेक्चुअल था। तो इंटेलेक्चुअल आपको जहाँ पे दिखेगा वो उस लाइन को भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स इमेजिनेशन। तो यहाँ पे रीडिंग के बारे ही बहुत बात कर रहा था, आप लिख सकते हैं रीडिंग इंक्रीजेज आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। और दूसरा था हमारा नॉन फिक्शन, तो नॉन फिक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ना है नॉन फिक्शन बुक है जिसमें हम लोग रियलिटी के बारे जानते हैं, तो नॉन फिक्शन हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वी कैन रीड नॉन फिक्शन बुक और फिक्शनल बुक, जो भी सेंटेंस वहाँ पे रहेगा बस आपको उसी हिसाब से एक सेंटेंस बना देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस बना दिए हम। नेक्स्ट है राइट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, सिनोनिम का मतलब होता है उसका पर्यायवाची शब्द। अब इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना। तो इन्हांस का मतलब यहाँ पे बढ़ाना होता है, तो हम लोग बढ़ाते हैं किसी चीज़ को, इस मीन्स सुधार हो रहा है। अगर जैसे मेरे पास वोकैबुलरी कम है, शब्दकोश हम केवल 5 जान रहे हैं, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूव करेंगे मतलब 7-8 ऐड करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? बढ़ भी जाएगा। तो सिनोनिम इसका पर्यायवाची शब्द इन्हांस भी हो जाएगा। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और कैपेबिलिटी का मतलब भी वही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास कैपेबिलिटी है ये करने का, या बोलते हैं कि हम लोग के पास कैपेसिटी है ये करने का, तो ये चीज़ हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट जो है हमारा विलोम शब्द लिखने बोल रहा है, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। अब जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है, अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ पे था रीडिंग बुक इज स्ट्रेस रिलीवर, ऐसा कुछ करके था। तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और रिलीफ का मतलब होता है थोड़ा छुटकारा पाना। तो स्ट्रेस का विलोम हो जाएगा रिलीफ मिलना। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, तो इसका विलोम सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
देखिए नेक्स्ट हमारा राइटिंग सेक्शन है। अब इसमें क्या करना, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारा क्या करना है, 2 क्वेश्चन को लिखना, 2 क्वेश्चन का आंसर करना। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का है तो आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा 39 वो बोला है, राइट अ लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ प्रेजेंटेड यू। बोल रहा है कि आपका बर्थडे है और आपके अंकल ने आपको गिफ्ट दिया, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है कि आपने वो बर्थडे गिफ्ट रिसीव किया, तो उसके लिए धन्यवाद बोलना है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा, ये इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में हम लोग का क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल के पास लिखते हैं या कुछ ऐसे एडिटर के पास लिखते हैं, तो ये सब हमारा फॉर्मल है। ये इनफॉर्मल है, चाचा के पास लिख रहे हैं, बहन भाई मम्मी पापा, तो ये सब रिलेटिव के पास अगर जो लेटर लिख रहे हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, पहले आप कहाँ से हैं, मतलब जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखिएगा, और डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आप जहाँ पे भेज रहे हैं, आपके अंकल सपोज हजारीबाग में रहते हैं तो आप उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, फिर डियर अंकल। इतना सा आपको ये फॉर्मेट बनाना ही बनाना। आपको बीच का, अगर बीच में ये नहीं भी आ रहा है ना लिखने, तो अगर आप ये वाला फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, ये वाला फॉर्मेट और नीचे वाला अगर लिखिएगा ना ये फॉर्मेट, तो आपका आधा मार्क्स मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। मेन बॉडी का, यहाँ पे मेन बॉडी जो होता है ये 2.5 नंबर का होता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से बनाना है। और फॉर्मेट के लिए आप इसी वीडियो में बस याद रख लीजिए कि जब भी इनफॉर्मल लेटर आएगा, आपको जिस जगह से लिख रहे हैं वो लिखिएगा, डेट लिखिएगा, प्लस में आप जिसको भेज रहे हैं वो जिस जगह पे वो लिखिएगा, फिर डियर अंकल या डियर ब्रदर, डियर पेरेंट्स, जो भी आपको लिखना वो लिख सकते हैं। इतना याद रखना बस कि आप अपना एड्रेस, डेट और फिर अंकल का एड्रेस या जिसका भी भाई का एड्रेस, उसके बाद अंकल। तो यहाँ अंकल के पास लिख रहे हैं तो इसलिए डियर अंकल। अब देखिए अब क्या लिखना, होप यू इन्जॉयड माई बर्थडे गिफ्ट, माई बर्थडे पार्टी येस्टरडे। होप यू इन्जॉयड माई बर्थडे पार्टी येस्टरडे। अब जो लिख रहा है वो बोलता है कि आशा करता हूँ कि आपने मेरा बर्थडे पार्टी कल इन्जॉय किया। आई एम सो ग्लैड दैट यू ज्वाइंड इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ये बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन में ज्वाइन किया। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो मैं ये लेटर लिख रहा हूँ टू थैंक यू बोलने के लिए, फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। इतना अच्छा सुंदर बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ वॉच। अब उसको गिफ्ट में वॉच मिला है, तो ये क्या बोल रहा है कि हम ऐसा हमेशा से चाहते थे कि इस तरह का हमको घड़ी मिले। यू फुलफिल्ड वन ऑफ माई विशेस अंकल। ये अंकल को बोल रहा है कि आपने पूरा किया मेरा एक विश। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक यू अ लॉट। मैं बहुत खुश हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इट्स नॉट ओनली अ प्रेजेंट फॉर मी, रैदर इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर लव फॉर मी। ये केवल आपका गिफ्ट ही नहीं है, बल्कि ये आपके प्यार का निशानी है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर लव फॉर मी। वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली। बोल रहा है कि एक बार फिर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। योर्स लविंगली, आपका प्रिय अंशु। अब अंशु ये सब बोला, आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट तो बता दिए, फॉर्मेट यहाँ वाला बनाना है। बॉडी में क्या करना है कि आपको बस ये बताना है, अगर ये वाला आप नहीं लिख पा रहे तो आपको बोलना है कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ वॉच, यू फुलफिल माई विश। ऐसा करके छोटा मोटा आप जितना छोटा सेंटेंस बना सकते हैं वो छोटा छोटा सेंटेंस बना दीजिएगा। और यहाँ पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मे भी थोड़ा बहुत तो आपको याद ही हो गया होगा कि कैसे बनाना है, कैसे बॉडी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे ना 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 क्वेश्चन, 39, 40, 41, 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन में हम 2 ही क्वेश्चन लिखें। क्यों? क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन लिखने बोला। हम चाहे तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको करवा सकते थे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए और फिर आपको याद हो या ना हो, तो इस चीज़ को हम थोड़ा अवॉइड किए कि वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। बाकी अगर आप बोलिएगा तो हम पार्ट 2 इसका ला सकते हैं। अगर आपको चाहिए सबका आंसर, सब क्वेश्चंस का, जितना भी क्वेश्चंस मॉडल में दिया हुआ मॉडल पेपर में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था 14 नंबर में, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। अब ये एप्लीकेशन था फॉर्मल, अभी हेड मास्टर को लिखना था, तो ये भी हम करवा सकते थे, लेकिन हम सोचे एक ही लिखना है तो एक ही करवा दिया। आप बताइएगा अगर आपको चाहिए तो हम ये भी बना देंगे। अब देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज वेल्थ। अब ये दोनों में से किसी एक पे आपको पैराग्राफ लिखना है, दोनों के बारे में कुछ लिखना है। पेड़ पौधों का महत्व के बारे आप लिखिए या स्वास्थ्य ही धन है इस पे लिखिए। तो देखिए, स्वास्थ्य ही धन है, मतलब स्वास्थ्य को एकदम धन के जैसा माना गया है और सही भी है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। इट हैज़ वेरी लिटरल मीनिंग दैट गुड हेल्थ इज मोर देन इम्पॉर्टेंट टू द मनी। एक अच्छा स्वास्थ्य दो है, ये बोल रहा है इट हैज़ वेरी लिटरल मीनिंग, कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है दैट की हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज वेल्थ का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक। इट हैज़ वेरी लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ है दैट की गुड हेल्थ इज मोर देन इम्पॉर्टेंट टू द मनी, कि एक अच्छा हेल्थ जो है पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड हेल्थ इज मोर देन इम्पॉर्टेंट टू द मनी। देर आर नथिंग हैव बीन ब्लेस्ड टू अस टू बी स्टेबल ऑल थ्रू द लाइफ। अगर आप पूरे लाइफ में, ऑल थ्रू द लाइफ, अगर आप पूरे लाइफ में स्टेबल है, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा वरदान या आशीर्वाद आपको मिल ही नहीं सकता। आपके पास बहुत सारा धन है और दूसरी वाला आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप क्या करिएगा, डॉक्टर को पैसा देते देते ख़त्म, और साथ में आप अपना लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि हेल्थ जो है वेल्थ है, मतलब अच्छा स्वास्थ्य है तो आप लाइफ टाइम अच्छा खुश रहेंगे। ब्लेस्ड टू अस टू बी स्टेबल ऑल थ्रू द लाइफ एक्सेप्ट अ गुड हेल्थ। People who do not have good health are very poor even if they have lots of money. People, जो लोग who do not have good health, जिन लोगों के पास अच्छा हेल्थ नहीं है, are very poor, वो लोग रियल में गरीब है। Even if they have lots of money, यहाँ तक कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। Even if they have lots of money, बहुत पैसा होने के बावजूद भी अगर हेल्थ खराब है तो वो गरीब है। They cannot buy a good health, however can maintain a good health using their money. वो ना ही अच्छा हेल्थ खरीद सकते हैं, ना ही वो अच्छा हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं अपना पैसा को यूज करके। अब कितना भी दवा खा लीजिए, आप एक बीमारी का दवा खा रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमारी स्टार्ट हो जा रहा है, तो बस यही होते रहता है। इसीलिए वो लोग को यहाँ पे गरीब कहा गया है। पीपल शुड फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल इन ऑर्डर टू गेट गुड हेल्थ। अब देखिए, गुड हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए, शुड फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड हेल्थ। गुड हेल्थ पाने के लिए हम लोगों को अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए। पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द हेल्दी लाइफ स्टाइल में सफ़र अ रेंज ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, ओवीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर डिसऑर्डर्स एंड सो मेनी। बोल रहा है कि पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि वो लोग जो इन्वॉल्व नहीं है हेल्दी लाइफ स्टाइल में सफ़र कर सकते हैं रेंज ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स, बहुत सारा हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कि जैसे ओवरवेट, मतलब ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ओवीज फैट हो जाता है, हार्ट डिजीज दिल का बीमारी हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा बीमारी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। मनी मैटर्स हाउएवर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हेल्थ। देखिए, पैसा मैटर करता है लेकिन उतना नहीं जितना हमारा हेल्थ मैटर करता है, तो हेल्थ यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन 5-स्टार होटल्स और अदर एंटरटेनमेंट सोर्सेज फॉर अ डे बट लिविंग अ बैड डेली रूटीन इज़ नॉट गुड। अब देखिए, अभी 1 जनवरी आया था, नया साल आया था, नया साल में बहुत से ऐसे लोग मतलब 5-स्टार होटल में जाके पार्टी किए या कहीं और भी पार्टी किए, उस दिन बहुत सारा खाएं, लेकिन दूसरे दिन से फिर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और उनका हेल्थ ख़राब हो गया न्यू ईयर के चक्कर में, बहुत ज़्यादा खाद लेने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। वही सब यहाँ बोल रहा है कि स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च करना ऑन 5-स्टार होटल्स और अदर इंटरटेनमेंट सोर्सेज, 5-स्टार होटल्स में बहुत सारा पैसा खर्च करना या फिर अन्य इंटरटेनमेंट मनोरंजन के स्रोत पे खर्च करना फॉर अ डे, एक दिन के लिए, बट लिविंग अ बैड डेली रूटीन इज़ नॉट गुड। लेकिन डेली का रूटीन आपका बैड है, बुरा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है।
बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी हेल्प्स अ पर्सन टू बी सोशली एंड फाइनेंशियली हेल्दी टू। बोल रहा है कि अगर कोई इंसान फिजिकली और मेंटली हेल्दी है तो इससे क्या होता है, इंसान को मदद मिलता है टू बी सोशली एंड फाइनेंशियली हेल्दी टू। वो सोशली समाज में भी एक अच्छे तरीके से अपने को प्रस्तुत करता है और पैसा भी उसके पास अच्छा खासा होता है, अगर क्योंकि उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, तो वो खर्च भी अच्छे चीज़ों पे कर रहा है और उसको ज़्यादा फिजिकल बीमारी पे खर्च करना पड़ नहीं रहा है, तो इसीलिए वो इंसान अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा हेल्थ इज वेल्थ के बारे। अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में क्या है हमारा, देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या करना है ना, यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको फिल करना है। अब देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य, कैन का मतलब होता है सकना, कुछ कर सकना, ऐसा क्षमता वाला चीज़ को दिखाता है। और कुड का मतलब होता है जिसका संभावना कम है, इसका मतलब पास्ट में भी सकना होता है, जैसे मैं कर सकता था, तो जब सकता था के सेंस में रहेगा तब हम कुड का यूज करते हैं, या फिर कम संभावना हो तब हम लोग यूज करते हैं। और मस्ट का मतलब होता है अवश्य और कैन मतलब सकना। तो अब देखिए रिस्पेक्ट आवर, वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री का मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को अपना कंट्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने देश का आदर करना चाहिए, तो हम लोग को अवश्य करना चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक अ रिप्रेजेंटेशन। अब बोलता है आई कुड मेक अ प्रेजेंटेशन, मतलब मैं एक प्रेजेंटेशन बना सकता था, बना नहीं पाया, बना सकता था, तो पास्ट के लिए बता रहा है, या तो कम पॉसिबिलिटी कि मैं बना सकता था लेकिन बनाया नहीं, तो कुड का यूज हो गया। नेक्स्ट है आई कैन रन अ बाईसाइकिल एज ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं फिर भी बाईसाइकिल चला सकता हूँ, तो सकने के सेंस में आया तो कैन यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, तो कहीं भी आपका मॉडल वर्ब आता है ना, इसको मॉडल बोलते हैं। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ये सब मॉडल है। तो मॉडल को यूज करने का तरीका यही सब है कि अगर मस्ट है तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य, अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तो इसलिए मस्ट लगाए। कुड का मतलब कि हम कुछ कर सकते थे और कर नहीं पाए, जैसे मैं एक प्रेजेंटेशन बना सकता था, बना नहीं पाए। कैन का मतलब होता है कुछ सकने के सेंस में, जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो इस तरह का सेंस जब होता है तो कैन का यूज करते हैं। देखिए ये सब थोड़ा डीप में पढ़ना होता है, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन में तो आपको उतना क्लैरिटी नहीं आएगा, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर ये सब चीज़ पे आपको अलग से वीडियो चाहिए, मॉडल पे, वॉइस पे, नरेशन पे, तो आप ये सब भी बता सकते, ताकि हम अगर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएँ तो वो ईजी होगा आपका हर मॉडल सेट को करने में। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये भी ग्रामर पोर्शन से है। अब इसमें क्या करना है, रिमूव टू है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में टू का यूज करके बनाया, अब इसको हटाना है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन नजर आए ना, तो आपको टू के जगह सो कर देना है, जो क्वेश्चन है उसी को लिखना, बस टू को हटा के सो करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो टू है हमारा, इसको बस हटाना है आपको और सो कर देना है, सो। उसके बाद इतना सा खाली आपको लिखना है, यू आर सो लेजी। उसके बाद ये टू को हटा के दैट लिखना है। फिर अब यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है उसी को फिर लिखना है, यू, और यहाँ पे कैन नॉट वर्क, मतलब आपको कैन नॉट लिखना है, फिर वर्क का वर्क। आपको क्या करना है, टू के बदले सो लिख दिए, इतना तक तो ठीक हो गया। टू को हटा के फिर दैट लिख दे, उसके बाद फिर से ये सब्जेक्ट को यहाँ डालना है, यू। उसके बाद ये कैन नॉट जो है अपने से लिखना है। अपने से क्यों लिखना है हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे यू आर टू लेजी टू वर्क, इसका हिंदी मतलब होता है कि आप इतना लेजी हो, इतना लेजी हो कि काम कर ही नहीं सकते हो, मतलब यू आर टू लेजी टू वर्क, इतना लेजी हो कि आप काम नहीं कर सकते हो। तो उसी को ऐसे फॉर्म में लिखना है, टू को हटा के ऐसा फॉर्म में लिखना है कि उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और सेंटेंस भी बन जाए। तो इसीलिए टू को हटा के हम लोग लिखे, सो का मतलब भी होता है इतना लेजी, तो इतना, तो यहाँ पे लिखते यू आर सो लेजी, आप इतना लेजी हो दैट कि यू कैन नॉट वर्क, कि आप काम नहीं कर सकते। तो सेंस को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे कैन नॉट लगाएं, क्योंकि इस टू का मतलब नेगेटिव सेंस ही होता है, इसलिए आपको हमेशा कैन नॉट ही मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैम हम कैन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसका मतलब ही नेगेटिव सेंस में होता है, इतना कि जितना नहीं होना चाहिए, मतलब यू आर टू लेजी, आप इतना लेजी हो जितना नहीं होना चाहिए कि आप काम नहीं कर सकते हो, ऐसा सेंस आ रहा है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। ये ग्रामर का रूल है, ये हम अपने से नहीं बता रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि टू के बदले सो लगाना है और फिर दैट लगाना है, एक टू को हटा के, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन नॉट, और जो वर्ब है वो लिख देना है। ये हर एक आपका हर एक क्वेश्चन में दिखेगा, मतलब कि हर एक मॉडल पे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, तो आप 1 नंबर इजीली ला सकते हैं, बस इतना से याद रखना।
नेक्स्ट है ही हैज़ चीटेड मी। अब देखिए यहाँ पे चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी कि अगर यहाँ पे नोट नहीं है तो जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट इंक्लूड करना है, मतलब नोट लिखना है। और यहाँ पे अगर नोट रहता है ही हैज़ नॉट चीटेड मी, तो वहाँ पे जब आप इंटेरोगेटिव बनाते तो उसमें पॉजिटिव लिखते, मतलब नॉट नहीं लिखते। अब देखिए इंटेरोगेटिव हम बनाते कैसे हैं, पहले देखिए कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो हमको नॉट भी लिखना है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लाए हैज़, इसको आगे कर दिए हैज़ को, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर जो था वो वर्ब, फिर चीटेड मी। तो हैज़ ही नॉट चीटेड मी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे गलती से फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मार्क्स आपको काटना नहीं है, कटवाना नहीं है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव बोल रहा है तो इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर। अब देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव में चेंज करने बोल रहा है और यहाँ पे इंटरोगेटिव में दिया हुआ है, अब इसको चेंज करना असर्टिव में, मतलब कि क्वेश्चन पूछना नहीं है। अब आपको ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन नहीं पूछना है। यहाँ पूछ रहा है कि हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, कि कौन आपके पापा को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है, तो जब भी ऐसा हु रहे तो आप उसके बदले एवरीवन लिखिएगा। उसके बाद यहाँ अगेन यहाँ पे नॉट है, तो आपका जो आंसर बनेगा, आप जिसको चेंज करिएगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब नॉट नहीं होगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहता, मतलब नॉट नहीं रहता, तो यहाँ पे नॉट आ जाता। तो इसीलिए हु हट गया, फिर एवरीवन आ गया, विल का विल आ गया, फिर नॉट हट गया, फिर रिस्पेक्ट हिज फादर, तो एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर। इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर सेक्शन से। अब देखिए इस सेक्शन में क्या होता है, लिटरेचर में छोटा सा पोएम का पार्ट दिया रहता है, आपको उस पोएम को पढ़ना है और समझना है कि ये कौन से पोएम से है और कौन इसको लिखा है, मतलब राइटर कौन है। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आप क्या समझते, देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ पे देखिए ही स्टॉक्स मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है, टाइगर वाला है कि उसके बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स था, धारीदार निशान था। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और केज के अंदर ही जो थोड़ा बहुत चल रहा था, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, और उसका पैड्स मतलब पैर के नीचे जो होता है ना गद्दा टाइप में, वो वाला को पैड्स बोल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और शांत अंदर से ही वो गुस्सा है, तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स कि ये पोएम कौन सा है, द टाइगर वाला है, और उसको लिखे कौन थे, विलियम ब्लेक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो द टाइगर, और कौन लिखा है, तो विलियम ब्लैक। अब हु इज ही इन द फॉलोइंग लाइन्स, अब जो लाइन दिया गया उसमें ही का यूज किया गया, तो ही किसके लिए यूज किया गया, तो क्योंकि पोएम टाइगर के बारे है तो टाइगर के लिए यूज किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। तो पोएम वाला सेक्शन भी बहुत ईजी, आप आसानी से 3 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन में भी है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना, तो जो भी आपको इजी लगे वो 3 क्वेश्चन कर दीजिएगा। हम चारों का आंसर नहीं लिखे क्योंकि हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए हम 3 का ही आंसर लिखे। तो चलिए देखते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो छोटी चिड़िया थी, सीगल थी, समुद्री चिड़िया, वो क्यों डरी हुई थी उड़ने से, तो क्योंकि बहुत छोटी थी और वो कभी उड़ी नहीं थी, ये उसका फर्स्ट फ्लाइट था, मतलब फर्स्ट उड़ान था, तो इसलिए डरी हुई थी। तो ये बहुत ही छोटा आंसर है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड, आपको यहीं से लिखना, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड, वॉज को यहाँ ला देना, टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाई, मतलब ये जो था इसका पहला उड़ान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज लेंचोज मेन कंसर्न, कंसर्न का मतलब परेशानी, लेंचो का मेन परेशानी क्या था, व्हाट डिड ही डू, और वो क्या किया, तो मेन परेशानी क्या था उसका, देखिए बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म्स हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड दस ही वांटेड टू सो हिज फील्ड इट सपोर्ट हिज फैमिली। बोल रहा है कि हेल स्टॉर्म्स के कारण, ओला के कारण हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था वो बर्बाद हो गया था, एंड दस ही वांटेड टू सो हिज फील्ड
टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इसलिए वो फिर से अपना फील्ड में बोलना चाहता था कुछ अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ही नीडेड मोर मनी फॉर दिस विच बिकेम हिज मेन प्रॉब्लम। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत था जो उसका प्रॉब्लम बन गया। मतलब वो फिर से उसमें बीज बोना चाहता था लेकिन पैसा का कमी था, इससे वो बोल नहीं पा रहा था और यही उसका प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ हो गया। अब वो क्या क्या, तो लेंचू डिसाइडेड टू पोस्ट द लेटर ही बाई अ स्टाम्प टू पोस्ट। अब वो डिसाइड किया था कि एक लेटर पोस्ट करेगा। लेटर किसको पोस्ट करेगा, गॉड को। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं, लेंचो डिसाइडेड टू पोस्ट द लेटर टू गॉड, उसके बाद ही बाई अ स्टाम्प टू पोस्ट, उसके बाद एक स्टाम्प खरीदता है, उसके बाद पोस्ट करता है उसको। ही रोट अबाउट हिज कंडीशन, ही रिक्वेस्टेड टू गॉड टू गिव हिम 100 पेसोज। और वो अपना कंडीशन उसमें लिखा और रिक्वेस्ट किया गॉड से उसको 100 पेसोज देने के लिए। तो ये क्या था वो, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लियोपार्ड। अब लियोपार्ड के बारे में कुछ फीचर्स लिखना था लेकिन हम इसको नहीं किए, नेक्स्ट किए हैं। अगर आपको इसका भी आंसर चाहिए तो बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नहीं तो फिर आप अगर जितना बता रहे उतना भी कर लेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा, मतलब एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। What kind of life Matilda and her husband live after the loss of the diamond necklace? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारा, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। जब डायमंड नेकलेस लॉस हो गया था, मतलब इन लोग खो गया था, तब इन लोग का लाइफ उसके बाद कैसा हो गया, मतलब कैसे रहने लगा था। तो उसके बाद तो बहुत ही दयनीय लाइफ हो गया था, इन लोग का परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया था। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर लूजिंग द डायमंड नेकलेस बोरोड बाई मैडम फॉरेस्टर, जो डायमंड नेकलेस था वो किससे लिया था, मैडम फॉरेस्टर से वो ली थी मैटिल्डा। तो क्या हुआ, आफ्टर लूजिंग द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस को लूज करने के बाद, खोने के बाद, जो किससे ली थी, मैडम फॉरेस्टियर से। मैटिल्डा बिगेन टू लिव अ लाइफ ऑफ क्रिपलिंग पॉवर्टी, मैटिल्डा शुरू कर दी थी बहुत ही गरीबी वाला लाइफ जीना। दे मूव इन टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट एंड डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक सर्विस स्टाफ। वे छोटा सा अपार्टमेंट में चले गए थे। दे मूव इन टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट, वो छोटे से अपार्टमेंट में चले गए। एंड डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक एक सेकेंड रुकिएगा। दे मूव इन टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट एंड डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक सर्विस स्टाफ। वे क्या किए थे, छोटे से अपार्टमेंट में चले गए थे, उसके बाद डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक सर्विस स्टाफ। और पहले क्या था कि उनके घर में कुछ लोग काम करते थे लेकिन वो उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, मतलब अब सर्विस उनके घर में नहीं मिलता है, कोई भी लोग काम नहीं करता, उन लोग खुद ही सब काम कर लेता है। हर हस्बैंड मॉन्सियर लॉयरल वर्क्स इन द शिफ्ट इन 3 शिफ्ट्स वाइल मैटिल्डा हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स। उनके हस्बैंड क्या करते हैं, अब 3 शिफ्ट में काम करने लगे हैं और मैटिल्डा घर का सारा काम अकेले करती है। पहले तो नौकर चाकर करते थे लेकिन अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद कर सके। अब हम आते हैं, देखिए अब जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वोली, वोली के बारे कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए, वोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब देखिए वोली जो है 4th डॉटर थी, चौथी बेटी थी रामलाल की। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन सी वॉज अ बेबी परहैप्स। अब देखिए जब वो छोटी थी, मतलब जब बेबी थी, तो वो कॉट से मतलब चारपाई से गिर गई थी। इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और जिसके वजह से उसका ब्रेन जो है डैमेज हो गया था। देन सी हैड अ स्मॉल फैक्स, और तब उसको छोटा मतलब चिकन पॉक्स हो गया था, छोटा वाला। हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाई पॉक मार्क्स, इसके वजह से उसका बॉडी जो है, यहाँ पे देखिए एफ जो है छूट गया है। हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाई पॉक मार्क्स, तो उसी चिकन पॉक्स मतलब स्मॉल पॉक्स का जो मार्क्स था उसके वजह से उसका बॉडी में मार्क्स हो गया था। वोली यूज टू अ स्टैमर, और थोड़ा वो हकला के बोलती थी, जो भी बोलती थी तो अच्छे से क्लियर नहीं बोलती थी। सी वॉज नॉट वाइज, वो बहुत बुद्धिमान नहीं थी। एंड नॉट ब्यूटीफुल, और सुंदर भी नहीं थी। बट हर एजुकेशन ब्रॉट ए चेंज इन हर पर्सनालिटी, लेकिन शिक्षा उसके जीवन में बदलाव लाता है। एज सी ग्रीव अप, जैसे वो बड़ी होती है, सी स्टॉप्ड स्टैमरिंग, वो हकलाना बंद कर देती है। सी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड, अब वो समझने लगी थी कि क्या गलत है और क्या बुरा है, मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ
विशंबर। अब उनके पापा जो है एक्सेप्ट करते हैं मैरिज प्रपोजल। किसका मैरिज प्रपोजल आया था? विशंबर का। द ग्रोसर फॉर होली बट ही डिमांडेड अ डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज़। अब देखो उसका ऑफर तो मिल गया था शादी का, लेकिन वो लड़का साइड वाले लोग मतलब वो डिमांड कर रहा था विशंबर 5,000 रुपीज़ का दहेज डिमांड कर रहा था। ऑन द मैरिज डे, शादी के दिन क्या हुआ? वोली रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मीन एंड हेटफुल पर्सन। अब देखिए क्योंकि वो आदमी लालची था, पैसे का डिमांड कर रहा था, इसीलिए वोली जो है रिफ्यूज कर देती है शादी करने से, इनकार कर देती है। एजुकेशन हैड दस मेड वोली अ वाइज गर्ल। और इस तरीके से शिक्षा उसको जो है वाइज गर्ल मतलब एक बुद्धिमान लड़की बना दिया। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो मे बी उनके पापा कहीं से पैसा अरेंज करते, उसका शादी करवा देते किसी तरह। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। ऐसा क्या हुआ कि हरी सिंह जो है फिर से अनिल के पास आ गया? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल। हरी सिंह डिसाइड किया अनिल के पास आने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो। उनको ऐसा महसूस हुआ मतलब कि हरी सिंह को कि अगर अनिल को पता लगेगा, ही फेल्ट दैट, वो महसूस किया दैट कि जब अनिल वुड कम टू नो, जब अनिल को पता लगेगा अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे अगर अनिल को पता लगेगा, ही वुड फील सैड, वो पूरा सैड उदास फील करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसीलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया है या पैसा वो लॉस किया है, इसीलिए कि उसका ट्रस्ट जो है हरी सिंह पे वो टूट जाएगा, मतलब वो खो देगा। ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट। और हरी सिंह चाहता था कि उसका ट्रस्ट जो है लूज ना हो, मतलब ख़त्म ना हो, तो इसीलिए वो फिर से अनिल के पास आ गया था। अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर ट्रिकी। अब देखिए क्योंकि आंसर हमको 2 ही लिखना था तो 2 का आंसर हम लोग कर दिए हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आया हो गया, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर। सो